अस्सलामुअलैकुम। डॉक्टर मोहम्मद रियाज वेटरनरी क्लिनिक एंड फार्मेसी, चौक शादीपुरा, लाहौर। आज हम एक बेहतरीन केस लेकर आपके सामने आए हैं। ये एक भैंस है, ये तकरीबन 10 दिन से ये बीमार है और ये जुगाली और चारा भी नहीं खा रही है और इसका पेट जो है इनकी टेम्पनी और फारा पेट फूला हुआ और चलते वक्त भी अपनी टांगों से लड़खड़ा रही है। और जबकि ये जब बैठ जाती है तो इसको उठने में इतनी ज़्यादा दिक्कत और तकलीफ़ महसूस होती है कि ये अपनी चारों टांगों को बार बार यानी कि इकट्ठा करती है। कभी ये ऊपर उठने की कोशिश करती है, कभी अगली टांगों के जो नी जॉइंट हैं, स्टाइफल जॉइंट हैं, और इसके साथ साथ जो घुटने के जोड़ हैं वो भी कभी आगे को कभी यानी इकट्ठा कर लेती है। फिर भी अपने पाँव ज़मीन पर मार मार कर खड़ा होने की कोशिश करती है, लेकिन खड़ा होने में इसको बहुत ज़्यादा तकलीफ महसूस होती है क्योंकि नीचे ईंटों का फर्श लगा हुआ है और ये काफ़ी हद तक भी कमज़ोर हो चुकी है। और इसकी कमज़ोरी के साथ साथ इसके स्टमक में इतनी ज़्यादा गैस भर चुकी है र्यूमन में, और र्यूमन में ज़्यादा गैस भर जाने की वजह से ये भैंस की सांस की तंगी और तनफ़्फ़ुस की तंगी की वजह से ये जुगाली भी नहीं कर रही थी। और ये जब खड़ी होती है तो अपनी गर्दन को ऊपर रख कर खड़ी होती है, और ये खड़ी भी जब होती है और बैठ भी जाती है, जब बैठी हुई की जब पेट फूल जाता है उसकी वजह से भी इसकी सांस की बहुत ज़्यादा तंगी होती है। हमने देखना ये है असल में मुख्तसर इसको मसला क्या बना हुआ है। असल में इसको मसला ये बना हुआ था, ये जो दोस्त है, ये जो होटलों की जो रोटियां वगैरह बच जाती है, ये वंडे की शक्ल में इसको पानी में भिगो कर ये इन जानवरों को खिलाई जाती हैं। साथ तूड़ी का भूसा जो होता है वो उसमें मिलाकर ये जानवरों को सुबह शाम ये जो रोटियों की शक्ल में जो वंडा होता है ये डाला जाता है। इससे दूध की पैदावार सलाहियत तो काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। और सबसे जो मेन पॉइंट की बात ये है कि ये एडवांस प्रेगनेंट है। ये भैंस 8 मंथ की यानी कि ये 8 मंथ की प्रेग्नेंट है। इसको यानी कि ड्राई सीज़न है, ये खुश्क है, ये दूध भी नहीं दो रहे, लेकिन फिर भी अपने जानवरों को यानी कि दूध देने वाले जानवरों के साथ ही बांधकर ये वंडा और तूड़ी का जो गतावा बनाते हैं वो डालते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, अपने दोस्तों को ये बता देना चाहता हूँ, अगर कोई जानवर दूध दे रहा है उसको तो ज़ाहिर है हम खुराक देंगे, तो ज़्यादा खुराक देंगे, ग्लूकोज़ वाली खुराक देंगे, क्योंकि हम दूध की शक्ल में ग्लूकोज़ की मिकदार को बराबर कर लेते हैं। अगर जानवर ड्राई सूरत हाल में है, ड्राई सीज़न में है, यानी कि दूध नहीं दे रहा है, जानवर प्रेग्नेंट है, तो आप कोशिश करें उसके हिसाब से उसको खुराक दें। उसके यानी कि विटामिन का ख्याल रखा जाए, उसके मिनरल का ख्याल रखा जाए, उसको सब्ज़ चारा वगैरह ज़्यादा दिया जाए, या फिर बेनोला खल जो होती है वो भी दे सकते हैं। और कोशिश करें कंदम का दलिया और इसके साथ जो रोटियां वगैरह होती है ये भी, और मकई का दलिया, जो मक्की का दलिया होता है, ये कम मिकदार में दें। और कोशिश करें कि इसमें असल में होता है एस्ट्रोजन, और एस्ट्रोजन वाली खुराक जो होती है वो प्रेगनेंसी के जानवरों में, प्रेगनेंसी की हालत में, पीरियड में, सीज़न में जानवरों को कोशिश करें कम मिकदार में दें, क्योंकि ऐसे में अक्सर जानवरों को हमने देखा अबॉर्शन का मसला बन जाता है। दूसरा, ओवरडोज जो होती है ग्लूकोज़ की जानवर के जिस्म में जाने से, ओवरडोज ग्लूकोज़ की मिकदार जिस्म में जाने से, क्योंकि जानवर दूध की शक्ल में जब दूध देता है 6 से 7 लीटर तक या 8 लीटर तक या 10 लीटर तक, उसके हिसाब से जानवरों को ग्लूकोज़ की मिकदार देने से जानवर को बर्दाश्त हो जाती है। अगर जानवर को दूध वगैरह देने से, या अब रुके हुए हैं, ड्राई सीज़न है, जानवर को नहीं यानी कि दूध दे रहा है, क्योंकि प्रेगनेंसी के आलम में डंगर को 4 से 5 मंथ तक यानी कि खुश्क रखा जाता है, जिससे फिर अगले सुबह अगला जब जानवर जब प्रेगनेंसी के आलम में मुकम्मल कंप्लीट पीरियड करता है, तो अक्सर जानवरों में हमने देखा जब पार्चुरेशन का वक्त होता है, जानवर के अडर जो होता है वो काफ़ी हद तक बड़ा हुआ होता है और दूध की पैदावार सलाहियत भी काफ़ी हद तक बढ़ जाती है, जिसको हम बौला कहते हैं, वो भी काफ़ी हद तक यानी कि अच्छी मिकदार में देता है जानवर। अगर कोशिश करें कि जानवर दूध देने वाले को तो खुराक देनी ही है, और इसके साथ जब जानवर प्रेगनेंसी के आलम में हो तो उसके हिसाब से खुराक दें और ज़्यादा मिकदार में खुराक ना दें। और जब ये ज़्यादा मिकदार में जब खुराक खा लेते हैं तो जानवर के अक्सर हमने देखा कि स्टमक प्रॉब्लम बन जाती है, और स्टमक प्रॉब्लम की वजह से जानवर का जो स्टमक होता है, मैदा जो होता है, वह भर जाता है, और डाइजेस्टिव सिस्टम ना बेहतर चलने की वजह से अंदर स्टमक में
इन्फेक्शन ऑफ यूरियमन का मसला, बन का पड़ जाना, मैदे का रुक जाना, जिसकी वजह से जानवर जो होता है चलने फिरने में तकलीफ़ महसूस करता है, अकड़ाज जिस्म में आ जाता है, टम्परेचर जिस्म में आ जाता है मैदे के कड़ाह की वजह से, मैदे के भर जाने की वजह से। और जब मैदा भर जाता है तो अक्सर हमने देखा है कि जानवर को जब चलने में यानी कि कीटोसिस की अलामत ज़ाहिर करना शुरू कर देता है, पायरोक्सिया फ़ीवर की सी अलामत ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं और एनोरेक्सिया जैसी अलामत ज़ाहिर होना शुरू हो जाती है। तो हम ये चाहते हैं कि जानवर को पेन किलर वगैरह लोग देते हैं, अक्सर में डिक्लोफेनेक सोडियम का जो इंजेक्शन होते हैं 5 एम्प्यूल दिए जाते हैं और 7 ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन या एनरोफ्लोक्सासिन ज़ाहिर देते हैं एंटीबायोटिक वगैरह, और साथ एलवीजेस ईस्ट और काल्कोशार्ट वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन फिर भी जानवर जो होता है पहली खुराक लगाने से ठीक हो जाता है, काफ़ी हद तक 90 से 95% तक जानवर बेहतर हो जाता है। लेकिन फिर क्या करते हैं, अगले दिन वही मिकदार जो वनडे की होती है, गतावे की होती है, वो बिल्कुल जारी कर देते हैं, जिससे जानवर के जिस्म में मौजूद जो फासद मादे होते हैं वो खारिज नहीं होते। फिर जानवर जो ज़्यादा यानी कि ताकत वाली खुराक जो होती है प्रेगनेंसी के हाल में जब खा लेता है तो जिस्म में टॉक्सीमिया जो होते हैं वो फैलना शुरू हो जाते हैं, मैदा रुक जाता है। फिर दोबारा पेन किलर इंजेक्शन डिक्लोफेनेक सोडियम का और इसके साथ विटामिन का या हेपासिल या बगन वगैरह और ड्रिपें वगैरह लगाने से स्टमक की जो हरकत होती है वो मुकम्मल तौर पर नहीं चलती, जिसकी वजह से एसिडोसिस का मसला जो होता है जानवर को प्रॉपर परमानेंट तौर पर बन जाता है, जो कि वो फिर आम यानी कि मसाला जात की वजह से नहीं चलता। और इस भैंस को यानी कि तुम्मा वगैरह और मैग्नीशियम सल्फेट और सोडा बाइकार्ब मैग्नीशियम सल्फेट के साथ यानी कि और काल्कोशार्ट वगैरह और इसके साथ तेल सरसों का ये भी यूज़ किया गया, लेकिन ये भैंस का स्टमक ना चल सका तो हमें मजबूरन इस भैंस का स्टमक वाश करना पड़ा, क्योंकि इसके स्टमक में रोमिनेंट एसिडोसिस टॉक्सीमिया का मसला बढ़ रहा था, मैदे में टॉक्सीमिया बढ़ रहा था, जिसकी वजह से सांस की रफ्तार तेज़ हो रही थी और इसके जिस्म में सोजिश आ रही थी। इसकी चारों टांगों को, भैंस की चारों टांगों को सोजिश हो चुकी थी, इसके घुटनों की सोजिश, नी जॉइंट, स्टैफल जॉइंट और शोल्डर जॉइंट तक, हत्ता के रीढ़ की हड्डी स्पाइनल कार्ड से शोल्डर और इसके साथ रिब्स यहाँ तक, यानी कि जो बाहर वाली जो स्किन होती है पूरे मुकम्मल जिस्म के ऊपर, ये स्किन में ऐसे महसूस हो रहा था जैसे कि हवा भर की होती हो, गैस भर की होती हो। तो हाथ दबाने से ऐसे गुब्बारे की सी अलामत और चिड़चिड़ की बाज़ दफ़ा कोई ऐसी जगह थी यानी कि जहाँ पे यानी कि शोल्डर जॉइंट होते हैं, शोल्डर जॉइंट से जो रिब्स वाली जगह आती है वहाँ पे हमने ऊपर वाली स्पाइनल कार्ड के पास ही हमने हाथ दबा कर रखा, तो ऐसे चिड़चिड़ की आवाज़ें आ रही थी जैसे ये अंदर से यानी कि मसल्स गलने सड़ने की सी अलामत ज़ाहिर होती है। तो हमने डिसाइड किया कि इसको स्टमक यानी कि ट्यूब जो होती है वो लगाकर इसके स्टमक को वाश किया जाए। और ये सब करने के बाद, स्टमक वाश करने के बाद हमने फ़ौरन तौर पर हमने लिक्विड पैराफिन जो होती है स्टमक के ट्यूब के ज़रिए से ही हमने स्टमक में भेज दी थी, और साथ हमने मैग्नीशियम सल्फेट के 200 ग्राम का जो पैकेट वो भी अंदर स्टमक में ही डायरेक्ट दे दिया था। और एंटीबायोटिक के तौर पर हमने जो सबसे मेन जो प्रॉब्लम होती है जो टॉक्सीमिया और जो पॉइजनिंग जो थी स्टमक की वजह से जो फैल रही थी पूरी स्किन में और लिवर और लंग्स और इसके साथ हार्ट को भी, हार्ट बीट भी इसकी तेज़ चल रही थी और इसके साथ जानवर को काफ़ी हद तक यानी कि सोजिश का मसला बना हुआ था, बैठने में बहुत ज़्यादा इसको तकलीफ़ और दिक्कत महसूस हो रही थी। तो हमने इसका एंटीबायोटिक का जो यूज़ किया था वो हमने प्री माइक्रो लिंकोमाइसिन प्लस स्पेक्टिनोमाइसिन का कम्बिनेशन यूज़ किया 20 ml, और साथ फ्लोनेक्स मैग्लोमीन का इंजेक्शन जो था वह भी हमने 20 ml का यूज़ किया, और साथ कैलेवट यानी कि कैल्विक एसिड और मॉक्सिसिलिन का जो कम्बिनेशन है वो भी हमने 20 ml का इंजेक्शन यूज़ किया। इसके साथ हमने ड्रेटिक फुरसामेड का इंजेक्शन जो होता है वो भी हमने 10 ml का यूज़ किया। और ये सब एक ही दिन में एक खुराक लगाने से इस भैंस की इतनी ज़्यादा तबीयत और हालत बेहतर हो चुकी थी कि ये भैंस चारा भी खाने लगी और जुगाली भी करने लगी और काफ़ी हद तक सोजिश जो है वो भी क्लियर हो चुकी है। तो वो हमारे जो दोस्त हैं, हमारे भाई जिसका हम यानी कि भैंस का इलाज कर रहे थे, उन्होंने हमें आज वीडियो भी एक भेजी है जो कि चारा खा रही है
और काफ़ी हद तक ये भाई खुशी महसूस कर रहे हैं कि ये भैंस तकरीबन यानी कि इतनी ज़्यादा सीरियस थी कि मैं पहले यही सोच रहा था अगर इसका स्टमक वॉश ना किया गया तो हो सकता है कि भैंस लंग्स इन्फेक्शन की वजह से ये भैंस की जिनकी हालत कंडीशन जो है ख़राब हो सकती है। ये देखें, ये आज की जो वीडियो का क्लिप हमें भेजा भाई ने, ये काफ़ी हद तक भैंस बेहतर है, चारा खा रही है, चारा खाती हुई भी हमें दिखा दिया है। ये जिस दिन हमने स्टमक वॉश किया था उस दिन सारा दिन जुगाली कर रही थी, हमें बार बार ये भाई यानी कि बता रहे थे वॉइस मैसेज के ज़रिए से, टेलीफोन के ज़रिए से, लेकिन आज चारा भी खा रही है, यानी कि ये हमारा केस कामयाब हो चुका है। यानी कि हम ये दोस्तों को बता देना चाहते हैं कि एम्फीसीमा और रुमिनोड हिस्टोसिस टॉक्सीमिया का जो केस है ये हल हो जाता है।